हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, जहां ना समझ में आए बोल दीजिएगा, और कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटी रखिएगा। यस सर, नो सर, कुछ ना कुछ करते रहोगे तो आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। सो चलिए हम आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 की बात करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट की। सबसे पहला रिएक्शन जो है, पोटेशियम परमैंगनेट को आप कैसे सिंथेसाइज करोगे, कैसे बनाओगे, तो उसके लिए देखिएगा। ये रहा आपका क्रोमाइट मिनरल, बोलिए चाहे क्रोमाइट हो। FeCrO4 है। FeCrO4 को आप क्या बोलोगे? क्रोमाइट मिनरल। मिनरल होता क्या है कि भाई ऐसा रिच सब्सटेंस या रिच केमिकल मिक्सचर होता है जिसमें से ना कोई भी एक मेटल जो है ना वो रिच क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसको और बोल देते हैं, और उसे आसानी से मेटल एक्सट्रैक्ट किया जा सके एंड इकोनॉमिकली। पहला क्या, आसानी से, और दूसरा इकोनॉमिकली, मतलब बहुत सस्ते में। ऐसा ना रहे कि हम जो मेटल निकाल रहे हैं वो 10 रुपए किलो बिके, और उसको निकालने में 1 kg प्योरीफाई करने में ही हमारा वेट 10-20 रुपया चला जाए, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पे होगा क्या कि भाई क्रोमाइट मिनरल यानी कि FeCrO4 देख रहे हो आप लोग। Fe हाईलाइटेड कर लेता हूँ यहाँ पे जब लिखा हुआ है तो, लेजर पॉइंटर, हाईलाइटर, लेजर। हाँ, चलिए ये दिख रहा है क्या, लेजर? हेलो। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। लेजर में कोई कलर वगैरह चेंज हो सकता है? कलर 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 कौन सा? व्हाइट कलर कर देता हूँ। हाँ, ये क्या है यार। ठीक है, देखिए। तो यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, ये रहा आपका FeCrO4, और साथ में आप क्या कर रहे हो, Na2CO3 को मिक्स करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हो दोस्तों, हीट कर रहे हो या फ्यूजन कर रहे हो। जैसे ही आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे ना, तो यहाँ पे देखोगे कि आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। प्रोडक्ट क्या मिल रहा है दोस्तों, तो वो देखिएगा कि यहाँ पे आयरन क्रोमाइट या क्रोमाइट मिनरल जो है ना, सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत फ्यूज कर रहे हो, जला रहे हो उसको, रोस्टिंग कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो क्या मिलेगा आपको? Na2CrO4। क्या मिलेगा बताइए? Na2CrO4। और इसका नाम क्या है, तो ऊपर मैंने लिख रखा हुआ है सोडियम क्रोमेट। क्या बनेगा बताइए? सोडियम सोडियम। क्लोराइड। और उसका कलर जो होगा येलो कलर होगा। ठीक है, कलर याद रखिएगा आप लोग, रिएक्शन और कलर दोनों चीजें याद रखिएगा। फिर हुआ क्या दोस्तों यहाँ पर कि अब ये जो क्रोमियम था, साथ में आपको मिलेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, इसका नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड। और प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो तो निकल जाए गैस के साथ। फिर हुआ क्या, हमने क्या करा दोस्तों, ये रहा आपका सोडियम क्रोमेट। हमने क्या लिया दोस्तों? सोडियम क्रोमेट लिया, और उसको एसिड के साथ ट्रीट किया। किसके साथ? एसिड यानी कि H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे। तो ये जो सोडियम क्रोमेट है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्रोमियम मेटल एक है ना, लेकिन एसिड के साथ करते हैं तो ये डाईमेराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉलीमेराइज। जैसे हमने सुना था ना कि एक था तो क्या हो गया, दो हो गया, यानी यहाँ पर डाईमेराइज हो गया है। और डाईमेराइज होने का मतलब कि भैया ये सोडियम क्रोमेट से कहाँ चला गया? सोडियम डाईक्रोमेट। ठीक है, समझ गए आप लोग? क्या हो गया ये? सोडियम डाइक्रोमेट, और साथ में आपको बनता है सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्रोडक्ट। ठीक। फिर हमने क्या करा, हमें चाहिए क्या था कि हमें चाहिए था K2Cr2O7। ठीक है, क्या चाहिए था हमें? हमने कुछ और लिखा हुआ है। हाँ। यहाँ पे प्रिपरेशन जो है ना वो, इसको मिटा दीजिएगा। मैं वही सोच रहा हूँ कि K2Cr2O7 हेडिंग होनी चाहिए थी। ठीक है, बना क्या यहाँ पर, सोडियम डाइक्रोमेट हो गया। और जैसे ही सोडियम डाइक्रोमेट को आप देखोगे फर्दर KCl से रिएक्ट करवाओगे। किससे? KCl से। तो पोटेशियम, यहाँ पे जो पोटेशियम है वो सोडियम को रिप्लेस कर देगा और सोडियम पोटेशियम की जगह आ जाएगा। इसको बोल देते हैं मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है K2Cr2O7, जिसका कलर कौन सा होगा? ऑरेंज कलर। यानी कि अगर आपका कलर येलो से ऑरेंज में बदल रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि K2Cr2O7 क्या हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म कर गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर आप चेक करोगे ना सोडियम और पोटेशियम में, तो पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए ये सोडियम क्या करते हैं, सॉरी पोटेशियम जो है सोडियम को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक, तो ये रिएक्शन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है कि यहाँ पर आप देखोगे कि 2CrO4 2- ये क्रोमेट आयन है। क्रोमेट आयन का कलर कैसा होता है? येलो कलर। और जब उसको एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो ये जो क्रोमेट है ना, मोनोक्रोमेट बोल दो चाहे क्रोमेट बोल दो, ये डाई में हो जाता है, डाईमेराइड हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डाई क्रोमेट, यानी कि Cr2O7 2-, जिसका कलर क्या होता है? ऑरेंज कलर। एसिडिक मीडियम में क्रोमेट किस में बदल जाएगा? डाइक्रोमेट में, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा। सिमिलरली यहां पर देखिएगा कि डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7 जो है, सॉरी Cr2O7- जो है, O7 2- जो है, जब इसको आप बेस में करोगे तो ये डाइक्रोमेट से कहां चला जाएगा? वापस क्रोमेट में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए, अगर क्रोमेट को एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हो, एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो क्रोमेट से डाइक्रोमेट में जाएगा, और उसी डाइक्रोमेट को अगर आप वापस बेस के साथ ट्रीट करोगे तो डाइक्रोमेट से कहां चला जाएगा? क्रोमेट में चला जाएगा। समझ गए आप लोग? यस हेलो, सर। ठीक है। और उसका कलर क्या होगा? ऑरेंज से येलो, तो इधर क्या हो जाएगा? येलो से ऑरेंज, क्योंकि वही रिवर्सिबल हो रहा है। तो एसिड और बेस का ये बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन की बात करोगे तो क्रोमेट में क्या होता है? CrO4 2-, और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखा हुआ है। अब यहाँ से 2-3 चीजें कंक्लूजन निकलती है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो क्रोमियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +6। अगर डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता है आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भैया क्रोमियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर क्रोमियम सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर आप देखोगे कि रिपीट स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ये रहा क्रोमियम, ये भी रहा क्रोमियम। यहाँ पे हो क्या रहा है कि इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इसका शेप बताइए, तो शेप कितने लोग बताएंगे? यहाँ पे क्रोमियम का क्या शेप होगा, इस क्रोमियम का क्या शेप होगा, और इस क्रोमियम का क्या शेप होगा? कोई बता सकता है मुझे? हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। कोई बताएगा मुझे हाइब्रिडाइजेशन कैसे टेट्राहेड्रल। निकालते हैं? क्या? टेट्राहेड्रल। बाकी और कोई? चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट, टेट्राहेड्रल ही होगा। यहाँ पे देखिए, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आप क्या करोगे? ये रहा आपका क्रोमियम, इससे ना अगर HO का मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ LP, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या क्रोमियम के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? ओबियसली नहीं है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 0 प्लस, और यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो 1 2 3 4, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है। ये निकल के आ जाएगा HO, हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल्स टू 4, यानी कि sp3। और इसका जो शेप हो जाएगा दोस्तों वो कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। ठीक है। तो ओबियसली इसका भी क्या हो जाएगा? sp3। इसका भी क्या हो जाएगा? sp3। यानी ये जो दोनों क्रोमियम है, ये दोनों क्रोमियम का शेप कैसा होने वाला है दोस्तों? टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ गए आप लोग? यस सर। चलिए, यस सर। अब हुआ क्या, ये तो हमने इतना पढ़ लिया, ये बेसिक हमारा जो था वो हमने समझ लिया है। इन सब चीजों को बेसिक याद रखना आप लोग। और यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये जो है ना, यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पर भी क्या है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्रोमियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 3d5 और यस 1। ठीक है। अब बताइए कि अगर +6 करूंगा तो क्या यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या 6 के 6 निकल जाएंगे तो 3d0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब बताइए, इस क्रोमियम के पास भी 3d0, इस क्रोमियम के पास भी 3d0, यानी कि 3d0 से पहले जाओगे
तो अब क्या होगा कि आर्गन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ऐसे होगा कि नहीं होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यही होगा कि नहीं होगा, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। सर अब अंदर आप देखो तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या पेयर्ड है कि नहीं, बताइए आप लोग। और जब ये पेयर्ड है तो कैसा होगा ये, डाया मैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछ दे कि भाई क्रोमेट आयन चाहे डाइक्रोमेट आयन, बोथ आर डाया मैग्नेटिक इन नेचर, ये कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक। और ये भी कैसा होगा दोस्तों, डाया मैग्नेटिक। अब आप बोलोगे, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन था, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने बताया कि सर ये रहा D6 3D5 4s1, और जब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हम 6 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बचेगा क्या, 3D0। तो अब जब 0 हो गए तो कैसे पता करें कि वो डाया मैग्नेटिक है कि पैरा मैग्नेटिक, तब आप क्या करोगे, उसके अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे चेक करोगे कि नहीं चेक करोगे, तो अंदर सारे के सारे पेयर्ड हैं, मतलब कि अब डाया मैग्नेटिक है। अगर इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन हो जाता, D1 भी हो जाता, तो भी क्या होता, ये पैरा मैग्नेटिक होता। चलिए बेसिकली यहां तक कवर हो गया, ये जो जो भी चीजें थी एक बार आप लोग रिवीजन करते रहिएगा इसका। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 की बात करें, ठीक है। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 में आप लोग देखोगे यहाँ पे कि सबसे पहले आप क्या लोगे, मैग्नीज ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका, मैग्नीज ऑक्साइड, और इसको बेस के साथ, किसके साथ, बेस के साथ, यानी KOH ले लिया आपने एक बीकर में, मैग्नीज ऑक्साइड ले लिया, और उसको आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो दोस्तों, हीट कर रहे हो। जैसे ही आप हीट करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, पोटेशियम मैग्नेट। क्या मिलेगा, पोटेशियम मैग्नेट। और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, K2MnO4, K2MnO4। इस आयन को हम क्या बोल देंगे, MnO4 2-। अगर 2- है तो हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम मैग्नेट आयन। और उसका कलर कैसा होता है दोस्तों, तो ग्रीन कलर। यानी कि आप मैग्नीज ऑक्साइड ले लीजिए, उसमें KOH बेस डाल दीजिए और आप हीट करिए उसको। ओपन एटमॉस्फेयर में आप क्या करिए, उसको हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, K2MnO4 मिलेगा, जिसका कलर क्या है, ग्रीन कलर है, और वाटर मॉलिक्यूल्स एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा। फिर आप क्या करोगे कि पोटेशियम मैग्नेट जो है ना, उसको वापस आप एसिड के साथ क्या करोगे, हीट करोगे। यानी ये रहा आपका, देखिए पोटेशियम मैग्नेट, जिसका कलर कैसा है दोस्तों, ग्रीन कलर। अब ये ग्रीन कलर को आप एसिड के साथ ट्रीट करोगे, H2SO4 के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे, तो वो जो पोटेशियम मैग्नेट था, मैग्नेट आयन का मतलब कि भाई MnO4 2- था, वो कन्वर्ट होकर के किस में चला जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा पोटेशियम पर मैग्नेट। यानी कि अब इसका अगर स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करूंगा तो ये रहा MnO4-। 2- से कहां चला गया, 1- में, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 था, तो कहां चला गया, ये +7 में चला गया। यानी कि अब ये जो है पोटेशियम मैग्नेट जो है, पोटेशियम पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया। और उसका कलर कैसा हो गया दोस्तों, तो डार्क पर्पल कलर। कैसा हो गया बताइए, हेलो, हेलो, सुन रहे हो आप लोग, यस जी सर। सर। यस चलिए सर। इसका कलर कैसा हो गया है, डार्क पर्पल कलर। अब बताइए मैग्नीज के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3D5 4s2। टोटल इलेक्ट्रॉन तो निकल गया यहां से, निकल गया कि नहीं निकल गया, 7। तो बचा क्या, 3D0। Mn मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगा, यहाँ पर 0। तो यहाँ पे जो चार्ज मतलब कलर जो शो कर रहा है पर्पल कलर, वो किसकी वजह से शो कर रहा है, तो वो लिगेंड टू LMCT लिख देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, और यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यानी कि यहाँ पे आप देखोगे
कि 3D1 आ रहा है, तो अब ये मैग्नेट आयन में कौन सा कलर शो कर रहा है, ग्रीन कलर। तो ये किसकी वजह से, D to D ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, नोट करते रहिएगा इसको। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखोगे कि केमिकल स्ट्रक्चर्स में, कि भैया पहला जो स्ट्रक्चर है, ए स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो, मैग्नेट आयन, यानी कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला K2MnO4, और यहाँ पे क्या है, पर मैग्नेट आयन है, यानी कि KMnO4 है। होता क्या है उसको भी साथ में चलिए यहाँ पे देखिएगा, उसका अगर आयनिक फॉर्म में स्ट्रक्चर लिखूंगा तो अगर 2K को निकाल दूं तो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि यहाँ पे है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब इसका मैग्नीज का निकालोगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +6, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, पर मैग्नेट में ऑक्सीडेशन स्टेट +7 और मैग्नेट में +6। अब अगर यहाँ पे कौन, अगर मैग्नीज क्या हो रहा है यहाँ पर जो है +6 है, तो यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 3D1, और यहाँ पे मैग्नीज 7+ का जब आप लिखोगे तो क्या बचेगा, 3D0। अब एक बात बताइए, यहाँ पर क्या 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, बोल दो यार, क्यों भड़के हुए हो क्या आज, यस कि सर। बोलना ही नहीं सर। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेट आयन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन पर मैग्नेट आयन में क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं। अंदर जो होंगे आर्गन वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे के सारे पेयर्ड होंगे। तो यानी कि यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो पर मैग्नेट आयन है वो कैसा है दोस्तों, डाया मैग्नेटिक। ठीक है, और ये कैसा हो जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, चलिए अब बताइए, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा, क्योंकि मैग्नीज के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो उस केस में आपका 4 सिग्मा बॉन्ड है, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर क्या है आपका, 0, यानी कि sp3 हुआ, तो ये कैसा हो जाएगा, sp3, यानी कि टेट्रा हेड्रल। तो शेप जो होगा इनका टेट्रा हेड्रल। ठीक है, यहां पर भी आप देखोगे कि पहले वाले केस में जो है क्या हो जाएगा, D to D ट्रांजिशन, क्योंकि D इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर आप देखोगे कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको हम क्या बोल देंगे भाई, LMCT की वजह से ये कलर शो कर रहा है, पर्पल कलर। ठीक है, चलिए नोट करते रहिए आप लोग। अब हो क्या रहा है दोस्तों यहाँ पर कि एक और फिनोमिना होता है, उसको आप लोग समझ लीजिएगा। सभी लोग रेडी हो, यस सर। यस सर। चलिए यहाँ पे देखिए, मैग्नीज के पास क्या होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये इसके साथ शेयर करके क्या बना देता है, पाई बॉन्डिंग। क्या बनाता है, नोट करिएगा कि पाई बॉन्डिंग बनाता है। और ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड, सॉरी, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, और मेटल का कौन सा ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल। तो अब ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, p पाई d पाई बॉन्ड। कि भाई p ऑर्बिटल जो ऑक्सीजन का, d ऑर्बिटल जो है मेटल का, मिल करके एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं दूसरा, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड है, तो जो दूसरा बनेगा वो कंपलसरी वो पाई ही होगा, कोई दूसरा बॉन्ड नहीं होगा। तो यानी कि p पाई d पाई बॉन्ड। ठीक है, समझ गए आप लोग, समझ गए आप लोग, ये नोट कर लो आप लोग, शेप वगैरह बाकी चीजें जो भी है। डी ब्लॉक तो कंप्लीटली ओवर हो चुका है, क्या एक बार रिवीजन करा दूं मैं, हेलो, यस सर। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए, अगर हमें बात करना है कि पोटेशियम, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लोगे क्रोमाइट ओर लोगे, और उसमें सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करोगे, आप हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, एयर का मतलब कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कर।
तो ये जो क्रोमाइट ओर है ना, यानी कि क्रोमाइट जो मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट में। उसका कलर क्या होता है, सॉरी सोडियम क्रोमेट, उसका कलर होता है येलो कलर। साथ में फेरिक ऑक्साइड भी बनेगा, जो यहाँ पे आप देख लीजिए, और CO2 गैस जो है इवॉल्व हो जाएगा, वो तो गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। फिर हुआ क्या, हमने सोडियम क्रोमेट को लिया, सोडियम क्रोमेट को लेकर के हमने एसिड के साथ रिएक्शन कराया। तो जैसे ही यहाँ पर एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो सोडियम क्रोमेट था ना वो डाई क्रोमेट में बदल जाएगा। किसमें, यहाँ पे देखिएगा, क्रोमेट डाई क्रोमेट में बदल गया, यानी 2 क्रोमियम हो गए, मतलब डाई। ठीक है, और डाई क्रोमेट प्लस सोडियम सल्फेट, और यहाँ पर देखोगे आप वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहा है। फिर फर्दर आपने क्या किया कि सोडियम डाइक्रोमेट को आपने KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड के साथ हीट करोगे। तो जैसे रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे होता क्या है कि जो पोटेशियम है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि जो पोटेशियम है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो सोडियम को वो डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और सोडियम से जैसे ही वो पोटेशियम में जाएगा तो यानी कि उसका जो कलर हो रहा है येलो कलर से, यहाँ पे देखिएगा येलो कलर से किस में बदल गया, वो ऑरेंज कलर। यानी कि इससे आपको पता चल जाएगा कि जैसे कलर चेंज हुआ येलो से ऑरेंज, इसका मतलब कि K2Cr2O7 बन गया है, पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका क्या हो गया, सिंथेसाइज हो गया। और साथ में सोडियम क्लोराइड तो निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है कि मान लीजिए कि सोडियम क्रोमेट को अगर एसिड के साथ ट्रीट करते हो और उसका कलर येलो है, ठीक है, तो वो एसिड में ट्रीट करोगे तो डाईमेराइज हो जाता है। क्या हो जाता है, एसिड में डाईमेराइज। डाईमेराइज का मतलब कि कंबाइन हो जाता है एक और सिमिलर मॉलिक्यूल से, और वो क्या बना देता है, Cr2O7 इसका नाम है डाइक्रोमेट आयन। और इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज कलर, यानी कि जैसे एसिड डालोगे तो येलो से ऑरेंज में चला जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स तो निकल गया। अगर मान लीजिए कि डाइक्रोमेट आयन को उल्टा में क्या कर लूं कि भाई ये हमारा डाइक्रोमेट आयन है, ऑरेंज कलर से अगर बेस में ट्रीट करूं तो डाइक्रोमेट आयन का कौन सा कलर है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ऑरेंज कलर है। और ये बेस में जैसे ट्रीट करोगे तो ये क्रोमेट में वापस रिवर्स हो जाता है, वापस चला जाता है, यानी कि ऑरेंज से वापस कलर आपका क्या हो जाता है, येलो कलर हो जाता है, और साथ में पानी निकलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो स्ट्रक्चर है डाइक्रोमेट क्रोमेट आयन का, उसका होता है CrO4 2-, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, और इसका शेप जो होता है वो sp3 होने की वजह से टेट्राहेड्रल। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाता है, दोनों क्रोमियम आयन जो है टेट्राहेड्रल ही रहेंगे। और यहाँ पे आप चेक करोगे तो एक में +6 होता है, एक में +7 होता है। तो एक में 3d1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो जाता है, सॉरी +6, यहाँ पर भी +6 होता है, यानी कि दोनों के दोनों आयंस क्या हो जाता है आपके, और नहीं 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 नहीं, हाँ, दोनों आयंस जो हो जाते हैं आपके डायामैग्नेटिक हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमेट आयन की बात करें चाहे आप डाइक्रोमेट आयन की बात करो, दोनों आयंस ही आपके क्या हो जाते हैं, डायामैग्नेटिक। फिर बात आती है कि प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 का, यानी कि KMnO4 में आप देखोगे कि यहाँ पर जो मैग्नीज ऑक्साइड है, किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीज ऑक्साइड को बेस के साथ आप ट्रीट करोगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो हीट करोगे तो क्या बनाएगा, पोटेशियम मैग्नेट बनाएगा। ध्यान से देखिए, पोटेशियम मैग्नेट, यानी कि MnO4 2- चार्ज होगा तो हम मैग्नेट बोलेंगे। उसका कलर क्या होता है, ग्रीन, साथ में वाटर प्रोडक्ट मिलता है। और फिर पोटेशियम मैग्नेट को यहाँ पे आप देखो, पोटेशियम मैग्नेट को क्या कर रहे हो, एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हो, तो वो किस में बदल जा रहा है, KMnO4 में, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट में, मैग्नेट से पर मैग्नेट में चला गया। साथ में मैग्नीज ऑक्साइड प्लस पोटेशियम सल्फेट और वाटर प्रोडक्ट निकलता है। हमें मतलब किससे, KMnO4 से। और यहाँ पे आप देखोगे कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो डार्क पर्पल कलर होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे मैग्नेट आयन में तो MnO4 2- है, जिसकी वजह से यहाँ पे देखोगे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि 3d1 में एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करोगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पर मैग्नेट आयन जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेव करता है। और इसका कलर जो आता है ना, वो कलर किसकी वजह से आता है, तो D to D ट्रांजिशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर D1 कॉन्फ़िगरेशन है। फिर बात आती है यहाँ पे KMnO4 में आप देखोगे पर मैग्नेट, सॉरी
पोटेशियम पर मैग्नेट में, तो MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालोगे मैग्नीज का तो +7 आएगा, यानी 3d0। तो बाहर के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, मतलब अंदर पेयर्ड होंगे, जिसकी वजह से हमने क्या बोल दिया है, डायामैग्नेटिक इन नेचर। और इसमें जो कलर शो करता है वो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और ये जो है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये p-pi-d-pi बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, इसको मैं ये PDF भेज दूंगा, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट में उतनी सारी चीजें तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कुछ चीजें हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट में कितना टाइम है अपने पास? 52। सर यस सर ग्रीन विट्रियोल और व्हाइट विट्रियोल ये क्या हुए? क्या हुआ? सर ब्लू विट्रियोल ग्रीन विट्रियोल ये क्या चीज हुई? बाद में डिस्कस कर लेंगे दोस्त, अभी नहीं, ठीक है। इसके बाद वाली क्लास में आप आ जाइएगा, डिस्कस कर लेंगे ब्लू विट्रियोल और जो भी है। यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, हमने ये जो पूरा डी आपने देखा था ना, ये सारे के सारे क्या थे आपके? डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब बात आती है, अब तक हम जो भी पढ़ रहे थे ना वो डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट था, लेकिन अब जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट में आप देखोगे कि वो कहां से शुरू होता है, तो ये रहा एक एफ ब्लॉक की सीरीज और ये दूसरी एफ ब्लॉक की सीरीज। देख रहे हो आप लोग, ये जो नीचे तो 2 रो दिख रही है ना आपको, ये क्या है? 4F सीरीज है, और ये कौन सी है? 5F सीरीज। कौन सी सीरीज है ये? 4F सीरीज, और ये 5F सीरीज है। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट की बात करें। तो उससे पहले कि भैया इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक चाहिए। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक्टिनाइड सीरीज है ना, ये एक्टिनाइड सीरीज, ये जो आप देख रहे हो 4F सीरीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? लेंथेनाइड सीरीज। और एक्टिनाइड सीरीज को हम क्या बोल देते हैं? 5F। 5F, ठीक है, 5F सीरीज बोल दीजिए, चाहे एक्टिनाइड सीरीज बोलिए, चाहे लेंथेनाइड। पहली बात तो ये कि भाई हम इसको लेंथेनाइड सीरीज क्यों बोलते हैं, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना वो लेंथेनम होता है, तो उसकी वजह से ही हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? लेंथेनाइड सीरीज। और यहाँ पे देखोगे इसका एटॉमिक नंबर 57 से कहां तक जा रहा है? 71 तक। 57 से कहां तक जा रहा है? 71 तक जा रहा है। और उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा एक्टिनाइड सीरीज में, यानी कि पहला एलिमेंट क्या है आपका? एक्टिनियम। क्या है? एक्टिनियम। तो इसको हम क्या बोल देंगे भाई? एक्टिनाइड सीरीज। इसका एटॉमिक नंबर 89 से लेकर के ये कहां तक जा रहा है दोस्तों? 103 तक। लेकिन हमें याद रखिएगा, इधर जो एलिमेंट्स है ना 4F में, इसको उतना याद करने की आपको जरूरत नहीं है। बस शुरू के कुछ एलिमेंट्स, एक्टिनियम याद कर लीजिए, फिर नेपच्यूनियम याद कर लीजिए, प्लूटोनियम याद कर लीजिए, और ये कैमेंसियम। बस इससे आगे आपको जाने की जरूरत नहीं, इसमें से 3-4 याद कर लीजिए। और ऊपर में आपको क्या करना है? सीरियम, और फिर यूरोपियम, गैडोलिनियम, और ल्यूटिटियम का आखिरी वाला एटीरियम वाला। बस इतने ही आपको याद रखने की जरूरत है, और बाकी थोड़े बहुत निमोनिक्स के थ्रू याद कर लीजिएगा। तो चलिए आ जाइए, आपको ये एलिमेंट्स याद करा देता हूं, कैसे याद करना है। तो लैंथेनम, सीरियम, प्रेस्डीमियम, नियोडीमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोशियम 66 एटॉमिक नंबर, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, एटेर्बियम एंड ल्यूटिटियम। इनमें क्या है, निमोनिक्स कैसे याद करोगे? तो आप लोग निमोनिक्स लिख लीजिए कि भाई यहाँ पे देखिएगा, लड़कियों से परेशान नंदू पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़, सॉरी ये तोड़ होगा, तोड़ दी होगी
इससे तमाशा अब लंबा होगा। ठीक है, ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये साइलेंट है, ने, की, एंड होगा। ध्यान से सुनिएगा, लड़कियों यानी कि एल आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, लेंथेनम। से मतलब सीरियम आ रहा है, एंड परेशान मतलब प्रोस्डीमियम, और यहाँ पे नंदू का मतलब नियोडीमियम, पंडित का मतलब प्रोमेथियम, एंड शायद का मतलब क्या हो जाता है, समेरियम। यूरोपियम यानी एक मतलब यूरोपियम, और गैडोलिनियम यानी कि गर्दन का मतलब गैडोलिनियम हो गया। तोड़ का मतलब क्या हो गया, टर्बियम। दी मतलब डिस्प्रोसियम, और होगी मतलब होल्मियम, और इससे मतलब यहाँ पे ई, इसको ऐसे कर सकते हो आप, इससे मतलब एर्बियम। तमाशा यानी कि थूलियम। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप याद रखिएगा, अब का मतलब वाई भी आ रहा है यानी कि एट्रबियम, और लंबा मतलब ल्यूटिटियम होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. बाकी लोग इसके निमोनिक्स को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा, निमोनिक के बाद से। और यहाँ पे पूरे याद नहीं करने हैं आपको, ये बीच के 2-3 और फिर आखिरी के 2 और शुरू के 2 से 3, बस इतने याद करने हैं, इससे ज्यादा याद नहीं करना है। ठीक है, फिर आप यहाँ जाइए एक्टिनाइड सीरीज में देखोगे तो आज थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, इसके 2-3 फ्रेज में हमको इसको याद करना है। आज थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। ठीक है, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, मैडम नाश्ता लाओ। तो यहाँ पे हुआ क्या, आज मतलब यहाँ पे एक्टिनियम, थोड़े मतलब थोरियम, पहलवान मतलब प्रोएक्टिनियम, उनसे मतलब यूरेनियम, निपटेंगे मतलब नेपचूनियम। उसके बाद आ जाइए पुराने आम, तो यहाँ से पुराने मतलब प्लूटोनियम, आम का मतलब अमेरिसियम, काम का मतलब क्यूरियम। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बर्केलियम, बिकेंगे मतलब बर्केलियम। उसके बाद से तीसरा जो फ्रेज आ रहा है वो है, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। तो यानी कि कैलिफोर्नियम का मतलब कैफे हो गया, में जो है आपका साइलेंट है, ऐसे यानी कि एंस्टेनियम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मियम मतलब फरमाओ, एमडी का मतलब मैडम, और एनओ का मतलब क्या हो गया, नोबेलियम का मतलब नाश्ता, लॉरेंसियम का मतलब लाओ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एक्टिनाइड सीरीज में आपको ज्यादा एलिमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही इंपॉर्टेंट है उनको याद रखिएगा। पूछने के लिए तो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन अब पूरा याद करेंगे तो बहुत टाइम लग जाए। बात आती है दोस्तों कि लेंथेनाइड सीरीज है एक्टिनाइड सीरीज को, यहाँ पे देखिएगा एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब क्या है, एक और इसका नाम होता है, या तो लेंथेनाइड सीरीज बोलो या चाहे एक्टिनाइड सीरीज बोलो, ये तो 2 सीरीज हो गई। लेकिन इसमें आप देखोगे कि जो नाम है ना, एक और नाम है इसका, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, n-2f 0 to 14 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1d 0 to 2, और यहाँ पे आप देखोगे ns2। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, n-2f 0 to 14, n-1 0 to 2 एंड ns2। यानी कि यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-2 f सबसे, एफ सबसे। यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर कर रहा है, n-2 एफ सब सेल में एंटर कर रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने इनर ट्रांजिशन क्यों बोला हुआ है, तो देखिए अगर n-1 डी में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी में एंटर कर रहा है, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक सेल और अंदर जा रहा है, n-2 का मतलब कि एक सेल और अंदर आ जाइए, तो n-2 हो गया, तो अब अंदर आ गए, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको कि भाई ये क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर हुआ? Yes, sir.
बाकी लोग चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में हम लोग दो तीन चीजें देखेंगे। पहला तो क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट, और तीसरा एटॉमिक साइज का वेरिएशन, और चौथा जो है वो आपका होगा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। बाकी कोई चीज हमें यहाँ पे देखनी है नहीं। तो चलिए आ जाइए लेंथेनम को। लेंथेनम तो हमारा वैसे कायदे से डी ब्लॉक का एलिमेंट है। कहाँ का ये, डी ब्लॉक का। लेकिन लेंथेनम को हम एफ ब्लॉक की सीरीज में क्यों रखते हैं, इसका रीजन ये है ना दोस्तों, कि यहाँ पे जब आप चेक करते हो ना, तो जो प्रॉपर्टीज होती हैं एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट की और डी ब्लॉक में जो लेंथेनम पहला एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है और एफ ब्लॉक की, दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, एक मिलती जुलती रहती है। तो इसलिए हमने एफ ब्लॉक के साथ लेंथेनम को भी रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए लेंथेनम का पहला एलिमेंट है 5d का, तो पहला इलेक्ट्रॉन 5d6s2। उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पूरे 4f सीरीज में ये कौन सी सीरीज हो जाएगी, 4f। यहाँ पे देखिए सारे के सारे 4f 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 4f, यानी कि 4f सीरीज है, लेंथेनाइट सीरीज को बोलते हैं इसको। इसमें ना दो ही ऐसे एलिमेंट, तीन ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। पहला आपका कौन सा, सीरियम। इसको मार्क कर लीजिए आप लोग, लिख लीजिए सीरियम। सीरियम के बाद वापस आ जाइए तो यहाँ पे देखिएगा गैडोलिनियम, ये रहा आपका गैडोलिनियम। इसमें भी डी में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। फिर उसके बाद से आखिरी में आ जाइए आप लोग, तो आखिरी में देखोगे कि भैया कौन सा, ये ल्यूटिटियम है, और ल्यूटिटियम के डी में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हो गया। इटेरिबियम में आ जाइए, 4f फुल है, 14 है यानी कि फुल है, इसको भी नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके पर्पज से। और फिर यूरोपियम में भी 4f7 है, हाफ फील्ड है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जितने मैंने रेड किए हुए हैं, 5 एलिमेंट्स, ये सारे के सारे क्या है आपके, इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, स्टार बना देता हूं। नहीं, ये क्या था, ये जूम कैसे हो गया, यस 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 यस, हाँ। तो ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, आपके इंपॉर्टेंट है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले लेंथेनम तो मेरा डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है, तो वो 5d16s2, वहां की जरूरत नहीं है। देखिए अगर ये दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3, स्टेबल है। अगर सीरियम में आ जाओ 58 में, तो आप देखोगे यहाँ पर कि पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, n-2 सबसेल में, यानी कि 4f1। ठीक है, 4f1। फिर हुआ क्या कि अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन जब जाएगा, तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि डी में ना पूरे 4f सीरीज में पहला सीरियम, फिर उसके बाद से गैडोलिनियम, यहाँ पे देखिएगा, और फिर क्या है, ल्यूटिटियम। इन तीन में ही डी में इलेक्ट्रॉन है, बाकी किसी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटिटियम। होगा क्या कि जैसे ही प्रोस्डीनियम में आप आओगे ना 59 एटॉमिक नंबर पर, तो आपका इलेक्ट्रॉन 4f में था, अब डी का भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें जम करके आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तब आएगा, यानी कि 4f3 6s2। उसके बाद से प्रोस्डीनियम के बाद नियोडीमियम में क्या हो जाएगा, 4f4 हो जाएगा। प्रोमेथियम में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, 4f5। समेरियम में क्या हो जाएगा, 4f6। ठीक है, ये देखिए 4f क्या हो गया आपका 6। लेकिन जैसे ही आगे जाओगे तो यहाँ पे क्या हो गया है, यूरोपियम में 4f7 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, फिर उसके बाद से गैडोलिनियम में जाओगे तो वो क्या कहेगा भाई कि हाफ फील्ड मुझे क्या रखना है, मेंटेन रखना है। क्या करना है, हाफ फील्ड मेंटेन रखना है। 4f में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने 7 ज्यादा बना दिया क्या,
1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो बताइए ये 7 ऑर्बिटल्स है, हमने 7 इलेक्ट्रॉन फील कर दिया, तो अब ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है? हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड होगा तो भैया यहाँ से क्या हो गया, ये आपका हाफ फिल्ड हो गया। और जो अगला गैडोलिनियम देख रहे हो ना, क्यों मार्क किया हुआ इंपॉर्टेंट, क्योंकि गैडोलिनियम में आपका डी में चला जाता है हाफ फील्ड मेंटेन करने के लिए। तो ये रहा आपका 5d में इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 4f7 इसका भी हो गया हाफ फील्ड, तो ये स्टेबल हो जाएगा। फिर हुआ क्या कि अब जैसे ही आप आगे जाओगे टर्बियम पे 65, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो 7 से 8 हो गया, और डी वाला भी इलेक्ट्रॉन इसी में शिफ्ट करके आ जाता है, तो ये क्या हो गया 4f9। फिर उसके बाद से 10 11 12 फिर रेगुलर ट्रेंड चलेगा 13 14 तक। और आखिरी में आप देखोगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा ना, डी वाले में चला जाएगा, नहीं ल्यूटिटियम में आखिरी में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डी में। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पूरे एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट में 4f में पूरे सभी के सभी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनका क्या हो जाता है, +3। क्या होता है, कहीं भी आप देखोगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो 4f के लिए पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया दोस्तों, +3। कुछ नहीं कहना, अगर कोई बोले कि भैया कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। सबका क्या है, +3 है। किसी का +2 है तो कहीं +4 है, वो प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। सीरियम में आपसे पूछे कि भैया ऑक्सीडेशन स्टेट 4f शो करता है, तो यस सीरियम में क्या हो जाएगा, 4+ भी शो करता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा नेमोनिक्स के थ्रू। जितने मैंने बोले हैं ना 5 इसमें से, और अगले वाले में यहाँ पर भी मैंने कुछ बना रखा है, उसकी कोई जरूरत है नहीं। चलिए आ जाइए। अब आप लोगों को ये सारे के सारे क्या है, लेंथेनाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Ln से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, लेंथेनाइट को हम लोग Ln से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए Ln मतलब लेंथेनाइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख ही रहे हो, और जब आप इनका साइज देखोगे ना, क्या देखोगे आप लोग, इनकी साइज। तो लेंथेनाइट की जब साइज आप देखोगे तो वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती रहती, क्या होती है, यहाँ पे देखिए लेंथेनाइड है, पहले क्या हुआ, लेंथेनम की साइज कितना है, 187 पिकोमीटर। उसके बाद से लेंथेनम से सीरियम गए तो 183, फिर 182, फिर 181, 181, 180, 199। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, तो नोट कर लीजिएगा भाई, ये रहा आपका एक्सेप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या हुआ, 180, 178, 177, 176, 175, 174, 173। क्लियर? तो जो साइज आपके लिए यहाँ पे देखिएगा, लेंथेनाइड के लिए तो 3+ के लिए भी घटेगी, 4+ के लिए भी सेम घटती रहेगी। अब आ जाइए यहाँ पे आप लोगों को इस वाले एग्जांपल में, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई लेंथेनाइड सीरीज में साइज अगर पूछ देता हूं, कंपेयर करा देता हूं कि पहला सीरियम है, क्या है, पहला आपका सीरियम, दूसरा क्या है समेरियम, और तीसरा क्या है यूरोपियम। अब इनमें से मैं ये बोलूंगा कि भैया साइज ऑर्डर बताइए, तो साइज ऑर्डर सीरियम का सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद से समेरियम का, और फिर उसके बाद से यूरोपियम का। यही होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. समझ रहे हो आप लोग? तो ऑब्वियसली जैसे ही मैं यहां से देखिएगा लेफ्ट से राइट जाऊंगा, तो साइज आपकी घटेगी, तो उसी के हिसाब से, तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और एक्टिनाइड में, एक्टिनाइड सीरीज में भी आप इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा, आपका साइज घटता जाएगा। ठीक है, क्या होगा, साइज आपका घटता जाएगा। तो और है नहीं कुछ इसमें, इसमें उतना कुछ डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए ठीक ठाक, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपको लिखना होगा अगर बोर्ड में, तो उसके लिए हम बाद में भी कभी कभार अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन नीट के पर्पज से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या, कि भैया अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करूं, किसकी बात करूं, Atomic size. ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, लैंथेनम, उसके बाद सीरियम, उसके बाद प्रोमेथियम, उसके बाद नियोडीमियम, उसके बाद फिर प्रोमीमियम हो सकता है, हाँ प्रोमेथियम, यहाँ पे क्या हो गया प्रोस्पीमियम है। फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, समेरियम, उसके बाद से यूरोपियम। तो साइज मेरी रेगुलरली घटती जा रही है। तो ये जो फिनोमिना है ना कि भाई रेगुलरली घट रहा है, ये किसकी वजह से हो जाता है,
लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से होता है? सिर्फ रीजन याद कर लीजिए, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि वहां पे जो 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी क्या हो जाती है? पुअर शिल्डिंग होती है, पुअर शिल्डिंग होती है। और यहाँ पर जो जेड इफेक्टिव होता है वो क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्गर होता है। स्ट्रॉन्गर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पुअर शिल्डिंग की वजह से साइज आपकी घटती जाती है, और इसी फिनोमेना को हम बोल देते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, समझ गए आप लोग? साइज में Yes. तो इतना नोट कर लीजिएगा कि एटॉमिक नंबर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज घटती ही जाएगी, घटती ही जाएगी। कोई भी अगर कंपेयर करा दे आपसे, क्या बोले कि भैया ये लैंथेनम हो गया, ये रहा सीरियम और ये प्रेस्डीनियम, तो साइज किसकी सबसे बड़ी होगी? तो भैया लैंथेनम, सीरियम, उसके बाद से पीआर यानी कि प्रेस्डीनियम, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। बेसिकली लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस, जो यहाँ पर आप साइज देखोगे, एक और चीज होता है जो हमने पहले पढ़ ही लिया हुआ है कि यहाँ पर देखोगे आप लोग कि जो साइज होती है, ये वाली साइज इटेरियम में 3D सेकेंड यानी कि 3D सीरीज, और ये 4D सीरीज में कि ये रहा 45 और ये 44, साइज हमने देखा था ना कि नियरली सेम हो जाती है, 34 34, ये तो इक्वली हो गई। किसकी वजह से होती है? तो ऑब्वियसली रीजन जो होगा आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन 4f इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, यहाँ पर भी सेम देखो, यहाँ पे तो ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा, ये भी आपका क्या हो गया? सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया। ठीक है, तो ये साइज किसकी वजह से सेम हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर जो है ना दोस्तों 4f के 14 इलेक्ट्रॉन्स आते, उसकी वजह से। ठीक है, Yes, sir. चलिए कोई बात नहीं, ये रहा साइज वगैरह आप लोग देखिए। अगर आयनिक साइज की बात करेंगे तो भी रेगुलर ही घटती जाएगी, +3 के केस में भी। जैसे कि अगर यहाँ पे आप लोगों से बोल दे, यहाँ पे बोल दे कि अगर एक काम करिए कि प्रोमेथियम 3+, फिर उसके बाद से ये रहा प्रोमेथियम, फिर उसके बोल दे कि समैरियम 3+, ये रहा, और यूरोपियम 3+। ठीक है, 3+, इनमें साइज किसकी बढ़ेगी, किसकी ज्यादा होगी? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो साइज एटॉमिक रेडियाई का था ना, कि भैया एटॉमिक ट्रेंड ऐसे था कि घट रहा है, वैसे ही +3 में भी अगर तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज सेम है तीनों पर, तो साइज का भी वही ट्रेंड रहेगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, Yes, sir. अगर यहाँ पर प्रोमेथियम 3+ और यहाँ पे समेरियम 2+ देता, तब थोड़ा डिस्कशन, तब हम डिस्कस नहीं कर सकते। +2 चार्ज है ना, तो किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा? तो ऑब्वियसली समेरियम का बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चार्ज जितना बढ़ता है उतनी साइज मेरी घटती जाती है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तब, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो ऑब्वियसली साइज बढ़ती जाती है। चलिए कोई बात नहीं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनाइड सीरीज को हम अगली क्लास में देख लेंगे। कुछ है नहीं एक्टिनाइड सीरीज में भी, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही हमें देखना है और ऑक्सीडेशन स्टेट, और कुछ भी नहीं। ठीक है दोस्तों, अभी तो हमारे पास 15 मिनट है, कुछ अच्छे काम कर सकते हैं। चलिए इसको भी देख ही लेते हैं, इसमें क्या ही है। एक्टिनाइड सीरीज को भी कंप्लीट कर देना। Yes, sir. चलिए थोड़ी एनर्जी के साथ आ जाइए आप लोग। ये रहा आपका एक्टिनाइड सीरीज, और ये जो आप देख रहे हो ना 89 से 103 तक जा रहा है, ये होता है 5f सीरीज। Sir, screen नहीं. अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, अब दिखाई दे रही होगी। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये थोड़ा इसलिए स्पीड अप कर रहा हूँ, और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ कि बस आप लोगों को कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है याद करना है, और उसको आप लोगों को भी थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे आ गया है एक्टिनाइड। एसी देख रहा हूँ, ये जो है ना पहला एलिमेंट हमने क्यों रखा? ये 5D सीरीज का एलिमेंट है, हमने क्यों रखा? क्योंकि ये जो एक्टिनियम आयन है ना,
एक्टिनियम एटम, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, पूरे ये जो पूरे एफ सीरीज देख रहे हो ना, ये सारे इनकी प्रॉपर्टीज से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज रहती है, इसलिए हमने इसको एक्टिनाइज सीरीज के साथ में रख दिया। और पूरी सीरीज का नाम या तो 5F सीरीज रखिए, चाहे एक्टिनियम सीरीज बोल दीजिए, ठीक है। अब आप देखोगे यहां पर कि अगर जैसे ही आप इधर से इधर जाओगे, किधर, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो साइज आपकी घटती रहेगी। कोई भी कंपेयर कराए तो साइज ऐसे ही। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे बोलता है कि भैया थोरियम 3+ और यहाँ पे क्या हो गया, पैलेडियम 3+, साइज तो ओबियसली जो साइज होगी ना उसी के हिसाब से घटती रहेगी। अगर अनटिल अनलेस कि पैलेडियम 2+ कर दे तब आपको, लेकिन ऐसा कोई कंपैरिजन कराएगा नहीं, चार्ज क्या रखेगा आपका, सेम रखेगा। थोरियम 3+, पैलेडियम 3+, यूरोपियम 3+, फिर उसके बाद से एनपी यानी कि नेपच्यूनियम 3+, तो साइज उसी के हिसाब से घटता रहेगा, यानी एटॉमिक ट्रेंड ही फॉलो करेगा। एटॉमिक ट्रेंड आयनिक ट्रेंड दोनों इक्वल ट्रेंड होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, मेनली है क्या यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें भी आप देखोगे कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, वो थोड़ा अलग अलग तरह से शुरू करता है। यहाँ पे मोस्टली यहाँ के बाद ये रहा आपका एक जो ट्रेंड आप देखोगे, नहीं यार ऐसा मत करो, हाँ, यहां से यहां तक आप देखोगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। एमआरसीएम तक देखोगे कि इसके बाद क्या हो रहा है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के बाद क्या कर रहा है ये, +3। तो कुछ करना नहीं है दोस्तों, मार्क कर देता हूं, ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, और ऊपर के ये, और एक ये पैलेडियम का, पैलेडियम ही है, प्रोएक्टिनियम है। ये 4 एलिमेंट को आप याद कर लीजिएगा, और इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, वो क्या होता है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जनरली अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो +3 ही रहेगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। और क्या कहना है आप लोगों को, बस बात खत्म रहने देते हैं, इसको खत्म करते हैं क्योंकि पक गए हो गए आप लोग।